समझिए, यानी कि ऐसा मामला जो जैसा दिख रहा है दरअसल वैसा है नहीं। उसके होने के पीछे जो कारण हैं, उनको समझना ज़रूरी है और उन कारणों के चलते जो कुछ भी हो रहा है, उसके आगे की जो रणनीति है, उनको भी जानना है। इसलिए कोई भी ऐसी चीज़ जो इस बात की दरकार माँगती है कि उसको ठीक से रखा जाए, उसकी कड़ियों को जोड़ा जाए और फिर पूरी तस्वीर जो बनती है, उसको दिखाया जाए, उस समझिए के तहत हम चर्चा में लाएँगे। आज मुद्दा ये है कि जितने भी दुनिया के मुस्लिम देश हैं, चाहे अरब लीग के हैं, चाहे ओआईसी के हैं, इनकी कुल संख्या 57 बनती है। इन देशों की बैठक सऊदी अरब में हो रही है। अगर आप ठीक से देखें तो हमास के ऊपर इज़राइल का हमला जब से चल रहा है, यानी कि पिछले साल 7 अक्टूबर के बाद से, तब से लेकर अब तक मुस्लिम देशों की यह ऐसी पहली बैठक है। अब जब हमास पर हमले के दौरान या हमला जब बहुत ज़्यादा था, लोग जब बड़ी तादाद में मारे जा रहे थे, उस दौरान नहीं हुआ। लेबनान और सीरिया के भीतर घुस-घुस करके इज़राइल ने बमबारी की, वहाँ मिलिशिया को मारा और इस बात का ऐलान किया कि हाँ, हमारी फ़ौज अंदर तक घुसी हुई है और हम वहाँ सफाया कर रहे हैं, फिर भी नहीं हुआ। अब क्यों हो रहा है? इसलिए इसके कारण बहुत वाजिब हैं और बड़े हैं। दरअसल अमेरिका में एक नई सरकार आने जा रही है। 20 जनवरी को अगले साल ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे और फिर अमेरिका की नई हुकूमत अगले 4 साल के लिए चलना शुरू हो जाएगी उनकी अगुवाई में। ट्रंप जो संकेत दे रहे हैं या ट्रंप अपने साथ जो टीम बना रहे हैं, जिसको आप कैबिनेट भी कह सकते हैं, वो उन लोगों की है, जो लोग मुस्लिम देशों खास करके आतंकवाद के खिलाफ लगातार स्टैंड रखते रहे हैं और इज़राइल के हक में उनकी आवाज़ बहुत बुलंद रही है। वो भारत के बहुत बड़े पक्षधर रहे हैं, चाहे अमेरिका के होने वाले एनएसए हों या फिर विवेक जैसे भारतीय मूल के बड़े नेता जो रिपब्लिकन पार्टी के लीडर हैं, या फिर वैसे ज़िम्मेदार ओहदों को सँभालने वाले लोग जो डोनाल्ड ट्रंप की कोर टीम के होंगे, जिसमें एलन मस्क भी है। अब यह जो नई टीम अमेरिका की तैयार हो रही है, उसका तेवर, उसका टेम्परामेंट, उसकी पॉलिसी, उसका अग्रेशन पहले से ही मुस्लिम देशों को महसूस होने लगा है। इसलिए अमेरिका में जो नई हुकूमत है, उस हुकूमत को अभी से ही आगाह कर दिया जाए कि हम अकेले कोई इकलौता देश नहीं हैं, हम दुनिया के 57 देशों का एक बड़ा मोर्चा हैं, हम मुस्लिम देश हैं, हमको आसानी से मत लो। इसलिए आप देखेंगे कि इस बार यह सऊदी अरब की राजधानी रियाद में बैठक हो रही है और सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान, जिनको एमबीएस कहा जाता है, उन्होंने ईरान के पक्ष में बहुत बड़ी-बड़ी बातें कही। ईरान और सऊदी अरब यह दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं और दुनिया में मुस्लिम देशों की कमान अपने हाथ में लेने की खातिर दोनों के बीच में टकराव चलता रहा है। लेकिन पिछले साल चीन की मध्यस्थता से दोनों के बीच में संबंध बेहतर हुए। उसके बाद से लगातार बेहतर होते चले जा रहे हैं और अब मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि ईरान की संप्रभुता का इज़राइल को ख्याल करना होगा और दुनिया के ऊपर यह ज़िम्मेदारी बनती है कि इज़राइल को वो ताकीद करिए बताए कि ईरान की जो संप्रभुता है, उसका उसको सम्मान करना होगा। मोहम्मद बिन सलमान ने यह भी कहा कि लेबनान के भीतर, सीरिया के भीतर इज़राइल घुस करके जो हमला कर रहा है, उसको रोकना होगा। ये ठीक नहीं है। यानी कि इज़राइल की तरफ से लेबनान के ऊपर, सीरिया के ऊपर, ईरान के ऊपर या फिर यमन के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, इन तमाम हमलों के खिलाफ मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी आवाज़ बुलंद की और ईरान जैसे पारंपरिक दुश्मन के पक्ष में अमेरिका को ताकीद करते हुए इज़राइल को एक तरीके की चेतावनी देते हुए। क्यों? जबकि सऊदी अरब अमेरिका की लॉबी का एक देश माना जाता है। जॉर्डन, कतर, सऊदी अरब, ये ऐसे अरबियन कंट्रीज़ हैं जो अमेरिका की तरफ टिल्ट रखते हैं। यानी कि मोहम्मद बिन सलमान को ये लग रहा है कि अगली सरकार जो ट्रंप की अगुवाई में चलेगी अमेरिका के भीतर, उसमें अरब देशों के साथ-साथ सऊदी अरब को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है।
इसलिए लीडर के तौर पे आप मुस्लिम देशों का खड़ा हों और उस लीडरशिप के नाते आप वहाँ मोल भाव करने की स्थिति में हो सकें, ऐसा अपनी ताकत को बना करके या अपनी स्थिति को, अपनी पोजीशन को बना करके रखिए। दूसरे नेता हैं एर्दोगान, जो टर्की के प्रेसिडेंट, और उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम देशों की चुप्पी के कारण, मुस्लिम देशों की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आने के चलते पश्चिम के देशों ने हमास को मारा, गाजा के भीतर नरसंहार किया और फिलिस्तीन का नामो निशान लगभग खत्म हो रहा है। पश्चिमी देशों के ऊपर उन्होंने आरोप ये लगाया कि ये तमाम देश इजरायल के साथ खड़ा होते हैं, और इजरायल के साथ उन देशों के खड़ा होने के बाद भी और वहाँ बड़े पैमाने पर नरसंहार होने के बावजूद अगर मुस्लिम देशों में कोई भी हलचल नहीं होती है, हम एक साथ खड़ा होकर के एक आवाज़ नहीं होते हैं, तो फिर हमारे ऊपर सवाल है। तो एर्दोगान ऐसे नेता हैं जो मुस्लिम देशों की अगुवाई लेने के लिए अपने आप को काबिल मानते हैं, योग्य मानते हैं। एक लड़ाई बहुत लंबे समय से चलती रही है कि टर्की, सऊदी अरब और ईरान, इन 3 देशों में से मुस्लिम देशों का नायक कौन बने, लीडर कौन बने। तो लीडरशिप के लिए ईरान, सऊदी अरब और टर्की बार-बार टसल करते रहते हैं, लेकिन इस बार इन सभी देशों को महसूस होने लगा है कि अगर आप एक साथ लामबंद नहीं होते हैं, आप अपने साधन संसाधनों को एक मंच पर ला करके दुनिया को ये नहीं दिखाते हैं कि हम सबसे ज़्यादा तेल उत्पादक देश हैं, हम अमीर देशों में गिने जाते हैं, हम 57 देशों का मोर्चा हैं, तब तक यह जो नई फ़ौज आ रही है डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में, वो हिंदुस्तान परस्त है, वो इज़राइल परस्त है, वो पुतिन के साथ बेहतर रिश्ता बना सकती है, यूक्रेन का युद्ध रोक सकती है और यूक्रेन को कह सकती है कि आप जिन हालात में हैं और आपके जितने हिस्सों को रूस ले चुका है, अपने कब्जे में दबा चुका है, उनको आप भूल जाइए। इसके अलावा कोई चारा आपके पास है नहीं। अमेरिका नेटो से अगर अपने हाथ खींच लेता है तो नेटो के पास बहुत कुछ बचता नहीं है। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन की कीमत पर रूस के साथ अपनी दोस्ती बनाए रखी, पुतिन के साथ, और हिंदुस्तान, इज़राइल, इन दोनों के साथ उनके पहले से रिश्ते बेहतर हैं, तो इन 4 देशों का जो एक पोल होगा, एक खेमा होगा, वो खेमा दुनिया के बाकी मुल्कों के ऊपर भारी पड़ेगा और मजबूरी में जो पश्चिमी देश हैं वो अमेरिका के पास आकर के खड़ा होंगे। तो यह लामबंदी जो होगी वो बहुत बड़ी होगी, लिहाजा दुनिया की जो तस्वीर अब उभरेगी डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में, वो बहुत दिलचस्प है। और उसमें चीन, पाकिस्तान और बहुत सारे अरब देश, जिसमें सीरिया है, लेबनान है, हाँ, इन तरह के देशों के लिए मुसीबतें बढ़ेंगी, इनकी चुनौतियां बढ़ेंगी, मुश्किलें बढ़ेंगी। और यही कारण है कि 57 मुस्लिम देशों ने मिल करके सऊदी अरब में बैठ करके अमेरिका को, ये किसी और को नहीं बल्कि अमेरिका को ये मैसेज भेजने की कोशिश की है कि हम अकेले नहीं हैं, हम मोर्चा हैं और हमारे साथ जब भी आप कोई फैसला करने की सोचिए तो इस तस्वीर को सामने रख करके सोचिए।